Good morning students, welcome to Gangotri Group of School. Today we are going to study combination with dielectric constant. मतलब अगर एक कैपेसिटर में डिफरेंट तरीके से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को फिल किया जाए तो उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आप कैसे कमेंट करेंगे वो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर दो पैरेलल प्लेट के बीच में कंप्लीट एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करा दिया जाए, डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है को इंट्रोड्यूस करा दिया जाए तो हमने पिछले लेक्चर में देखा कि कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाता है, के गुना हो जाता है। समझे, ये नहीं पहले सी था तो अब क्या हो जाएगा के सी। क्लियर? तो उसी टाइप की बातें आज इस लेक्चर में आज हम करेंगे। जैसे देखो, मान लेते हैं मैंने ये दो पैरेलल प्लेट लिया, इन पैरेलल प्लेट के बीच में मैंने क्या इंट्रोड्यूस कराया, इस प्रकार से मैंने दो अलग अलग स्लैब, अलग अलग मटेरियल की, जिनका अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, दो स्लैब मैंने इंट्रोड्यूस करा दी इसके अंदर। ऐसे इंट्रोड्यूस करा दी मैंने दो स्लैब। क्लियर? ये अलग मटेरियल है, और ये अलग मटेरियल है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 और क्रॉस सेक्शनल एरिया प्लेट का A था। ये डिस्टेंस D1, ये डिस्टेंस D2। ओके, तो ये यदि डिस्टेंस D1 है और ये D2 है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, ये K1 ये K2 है, तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इस पूरे कैपेसिटेंस का, इस कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस क्या आएगा, ये आपसे पूछा जाएगा। तो इसमें एक्चुअली क्या हो रहा है कि दो अलग अलग कैपेसिटर इसमें इंट्रोड्यूस कराए गए हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसमें इंट्रोड्यूस कराए गए हैं, और उनको मैं अलग अलग इस तरीके से देख सकता हूं कि एक मिनट, इस वाले कैपेसिटर को अलग लिख देता है और इसके जस्ट सीरीज में है, जितना चार्ज इसमें एंटर करेगा वो इससे पास होगा, यानी दूसरा कैपेसिटर इसके सीरीज में है। क्लियर? तो इस एक कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन को इस तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। तो ये पॉइंट ए हो जाएगा और ये पॉइंट बी हो जाएगा। इसका कैपेसिटेंस लिखा जा सकता है K1, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया वही है सेम A एप्सिलॉन नॉट बाय D1, और ऐसे ही इसका K2A एप्सिलॉन नॉट बाय D2। अब इन दोनों को मैं बोलूंगा कि ये किसमें, सीरीज में। अब ये सीरीज में है यदि, तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप ऐसे बता सकते हो, ए बी इक्विवेलेंट C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। बहुत आसान, इस तरीके से आप आंसर दे सकते हो। समझे? और ये कॉम्बिनेशन डिफरेंट तरीके से ड्रॉ किया जा सकता है, जैसे अभी फिर दोबारा मैं आपको बताऊंगा। देखें नेक्स्ट एग्जाम्पल से ही ये चीज समझ में आएगी। ये फर्स्ट एग्जाम्पल था। सेकंड एग्जाम्पल, इस बार क्या करते हैं, इस तरीके से चार स्लैब रख दी जाती है अलग अलग। K1, K2, K3, K4, K1, K2, K3, K4। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है A कंप्लीट का, A B। इसका आपको दिया गया है A1, ये एरिया, ये दिया गया है A2,
ये एरिया A3, ये एरिया A4, ये डिस्टेंस D है। इस बार आप बोलोगे कि यहां ये कैपेसिटर मतलब एक कैपेसिटर था जिसमें दो प्लेट थी, पैरेलल प्लेट, उसके अंदर चार अलग अलग मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इस तरीके से एडजस्ट किए गए जैसे मैंने आपको ग्राफ में दिखाया हुआ, फिगर में दिखाया हुआ। ये K4, K3, K2, K1। तो इस अरेंजमेंट को आप इस तरीके से देख सकते हो कि एक कैपेसिटर तो ये है, ये एक कैपेसिटर, फिर उसके साथ ये कैपेसिटर, फिर उसके साथ ये कैपेसिटर, फिर ये कैपेसिटर, यानी ये सारे के सारे कैपेसिटर कैसे हैं, पैरेलल में। जो पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में होगा वही इसके अक्रॉस है, वही इसके अक्रॉस, वही इसके अक्रॉस, वही इसके अक्रॉस। इसका मतलब आप ये बोलोगे कि इसके करस्पॉन्डिंग जो फिगर आएगा वो ऐसे आएगा। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, इसको कैसे लिखा जाएगा कैपेसिटर को, K1 A1 एप्सिलॉन नॉट बाय डी, C1 आ जाएगा इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। C2 कैसे आएगा, K2 A2 एप्सिलॉन नॉट बाय डी। C3 कैसे आएगा, K3 A3 एप्सिलॉन नॉट बाय डी। C4 कैसे आएगा, K4 A4 एप्सिलॉन नॉट बाय डी। ये C4 आएगा, ये C3 आएगा और ये C2 आएगा। क्लियर। अब मैं बोल सकता हूं कि A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर मुझे बताना है तो वो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 आएगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट ऐसे निकाला जाता। आई बात समझ में? ओके। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल थर्ड। इसमें मैंने क्या किया, दो पैरेलल प्लेट जिनका क्रॉस सेक्शनल एरिया A और जिनके बीच की डिस्टेंस D है, उसमें मैंने एक L लेंथ, L विड्थ, ये L विड्थ है, इसको L नहीं लेते हैं, B ले लेते हैं। B विड्थ की एक मेटलिक स्लैब, मेटल की बनी हुई स्लैब को इंट्रोड्यूस करा दिया। इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, जो प्लेट का क्रॉस सेक्शनल एरिया है वही यही है। ये एक्चुअली फ्रंट व्यू है, अदरवाइज अगर आप इसको 3D में देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा, कुछ ऐसा फिगर नजर आएगा आपको। इस प्रकार से ये गैप है बीच में, इसमें मैंने एक स्लैब इंट्रोड्यूस करा दी। इस प्रकार से ये स्लैब मेटल की है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो इसका भी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ए आएगा। समझे, दो प्लेट के बीच में स्लैब मेटल की बनी हुई मैंने इंट्रोड्यूस करा दी, तो इसका मैं जस्ट आपको साइड व्यू दिखा रहा हूं, ये दिखाई देगा। क्लियर। तो इसमें यहां एयर है, यहां एयर है, ये लेंथ B है, ये D है। आपको बताना है इस अरेंजमेंट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगा, ये आपको बताना। देखो अभी मैं आपको सर्किट सॉल्विंग नहीं दिखा रहा, मैं अभी आपको ये नहीं सिखा रहा हूं कि एक सर्किट में यदि कैपेसिटर आए तो उस पर कितना चार्ज फ्लो किस तरीके से होगा। अभी जस्ट मैं कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है ये आपको सिखा रहा हूं स्टार्टिंग से, अभी तक ये सिखा रहा हूं। सर्किट सॉल्विंग कॉम्बिनेशन आने के बाद ही आपको मैं सिखाऊंगा। तो अभी किसी कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है ये जानना अनिवार्य है, सर्किट सॉल्व करने से पहले ये जानना अनिवार्य है। अगर आपको कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना नहीं आता है तो सर्किट सॉल्व नहीं कर सकते। सबसे पहला स्टेप यही होता है। इसमें देखें इसको कैसे सॉल्व करोगे आप। इसमें आप बोलोगे, इस तरीके से आप सोच सकते हो कि ये एक कैपेसिटर C1, ये एक कैपेसिटर C2, ये एक कैपेसिटर C3 और तीनों किसमें, तीनों किसमें, सीरीज में। क्लियर। अब आप C1 अलग से निकाल लो, कितना आएगा C1, K कितना है इसका 1 होता है, एयर का K 1 होता है, A एप्सिलॉन नॉट बाय D, ये कितना है D पता नहीं है मेरे को, मान लेते हैं ये D x है, तो यहां x लिख देता हूं, तो ये कितना बचेगा
ये बचेगा d माइनस एक्स माइनस बी, ये लेंथ। तो अब मैं C2 भी लिख सकता हूं, C3 लिख सकता हूं, C3 क्या आएगा, a एप्सिलॉन नोट बाय d माइनस एक्स माइनस बी, ये आएगा। अब C2 पे क्या कमेंट करूं मैं, C2 जो मैंने यहां मेटल रखा है, मेटल का K कितना होता है, मेटल के लिए K कितना आएगा बोलिए। मेटल का K इन्फिनाइट होता है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन इन्फिनाइट होते हैं, सबसे बड़ा K होता है मेटल का, समझे। सबसे छोटा किसका होता है, एयर का, 1। तो अगर मैं ये फंडा लगाऊं, लोग इसको कैसे सोचते हैं, K A एप्सिलॉन नोट बाय B, और मेटल के लिए K क्या होता है, इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट एप्सिलॉन नोट बाय B। तो वो क्या बोल देंगे कि C2 इनफाइनाइट है, वो क्या बोल देंगे, C2 इनफाइनाइट है। उसने गलत नहीं किया, उसने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगाया K एप्सिलॉन नोट बाय D, और डेफिनेटली मेटल के लिए K इनफाइनाइट होता है, बहुत बड़ा होता है K, समझे। अब यहां आपने क्या गलती की, सुनेंगे ध्यान से। हमने जो ये C का फॉर्मूला था, K A एप्सिलॉन नोट बाय D, कैपेसिटर का ये जो फॉर्मूला था, ये कैसे प्रूव किया, ये हमने ऐसे प्रूव किया था कि ऐसे अरेंजमेंट में जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आ सकता है, उस स्पेस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस जितने चार्ज से लाया जा सकता है, वो कैपेसिटेंस होता है Q बाय V। C यही बोला था मैंने, C बराबर Q बाय V। इस बेसिक फंडे को यूज किया था कि कितना चार्ज देने पर एक स्पेस के दो टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट जनरेट किया जा सकता है, वो चार्ज उसकी कैपेसिटी कहलाती है, कैपेसिटेंस कहलाता है। क्या आप मेटल, ये जो स्पेस किसने कवर किया है, ये स्पेस मेटल ने, क्या आप मेटल के दो एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कभी जनरेट कर सकते हैं, मतलब क्या कभी इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर सकती है, मेटल के अंदर क्या कभी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। कंडक्टिंग बॉडी के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं हो सकती इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेट में, जब तक चार्ज रुका हुआ है उसमें। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं हम, तो कंडक्टिंग बॉडी में इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेट में कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक इक्विलिब्रियम में कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब तक चार्ज रुका हुआ है, रुके हुए स्टेट में, तब तक कभी भी मेटल के बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो ये बेसिक डेफिनेशन ही अप्लाई नहीं हो पाएगी इसमें, इसलिए ये फॉर्मूला यूज करना इस स्पेस के लिए बेवकूफी है। आप डायरेक्ट क्या बोलोगे कि यहां कैपेसिटी 0 आएगी, यहां मैं इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट ही नहीं कर सकता हूं, स्टोर ही नहीं कर सकता हूं। इन दो एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आप जनरेट नहीं कर सकते हो, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आप क्रिएट नहीं कर सकते हो इस स्पेस में। इस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड आप क्रिएट नहीं कर सकते हो, इसका मतलब इस स्पेस में एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में आप जनरेट नहीं कर सकते हो, स्टोर नहीं कर सकते हो, इस पर चार्ज आप स्टोर नहीं कर सकते हो दो एंड के अक्रॉस। समझे ना, डिफरेंट डिफरेंट नेचर का, जितना इधर चार्ज आएगा उतना चार्ज इधर आएगा। अगर आप इसको चार्ज दोगे भी ना कुछ, जितना इधर आएगा उतना इधर आएगा, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। समझे, यानी इस स्पेस में कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि इसकी कैपेसिटी 0 आएगी, क्योंकि इसमें कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर नहीं की जा सकती। क्लियर। तो कुल मिला के कभी भी यदि आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए कि एक एयर फील्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अगर कोई कंडक्टिंग बॉडी रखी जाती है, तो कंडक्टिंग बॉडी जितना स्पेस ग्रहण करेगी, कंडक्टिंग बॉडी जितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, वो स्पेस आप वहां से हटा देंगे। आप मानेंगे कि ये स्पेस अब यहां नहीं रहा। क्लियर। आप ये मानेंगे कि जितना स्पेस इसने ऑक्यूपाई किया है मेटल ने, वो स्पेस अब गायब हो चुका है। इसका मतलब इफेक्टिव लेंथ ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज B माइनस
d माइनस बी। पूरी लेंथ कितनी है d, और ये स्पेस गायब हो गया यहां से, तो इफेक्टिव लेंथ कितनी है d माइनस बी। तो आप ये बोलोगे कि इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन ही आंसर आना चाहिए। ये तो 0 हो गया, समझे? यहां तो कोई कैपेसिटी नहीं है, सिर्फ ये बचेगा। इनका सीरीज कॉम्बिनेशन आप कैसे करोगे? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। उस तरीके से अगर आप सोल्व करते तो आप ये पाएंगे आंसर। जोड़ने के बाद ए बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो आएगा वो आएगा 1/1 ऐड करेंगे x, x घट जाएगा d माइनस b/2, यानी a एप्सिलॉन नॉट d माइनस b आएगा। इन दोनों का अगर आप सीरीज कॉम्बिनेशन करोगे, इसका मतलब ये है कि आप इस फिगर के इक्विवेलेंट फिगर ये बना सकते हैं कि इस मेटल ने जो स्पेस ऑक्यूपाई किया वो स्पेस यहां से हटा दो, और इस डिस्टेंस को अब आप बोल सकते हो d माइनस बी, और ये एयर है वो कंप्लीट। वो जो स्पेस था वो गायब कर दिया आपने, सिर्फ अब आपको ये अरेंजमेंट ऐसा दिखाई देगा। मतलब ये अरेंजमेंट इसके इक्विवेलेंट है। जो ये स्पेस था, ये स्पेस यहां से हटा दो आप, सिर्फ ये और ये स्पेस बचेगा। मतलब इस स्पेस में और इस स्पेस में ही इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर सकती है। तो सिर्फ उस स्पेस के करस्पॉन्डिंग ही कैपेसिटेंस कैलकुलेट किया जा सकता है, यानी ये अरेंजमेंट इसके इक्विवेलेंट है। के इसमें क्या आएगा, एयर का 1, यानी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इफेक्टिव, डी इफेक्टिव डी माइनस बी हो जाएगा। समझिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने भी आपको बताया। क्लियर? मतलब लोगों को ये इल्यूजन होता है कि यदि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कंप्लीटली मेटल फिल कर दिया जाए तो कैपेसिटी कितनी होगी। लोगों को फॉर्मूला याद होता है के एप्सिलॉन नॉट बाई डी, तो वो क्या रख देते हैं यहाँ, के की वैल्यू इन्फिनिट रख देंगे, जिससे कि वो बोल देंगे कैपेसिटेंस क्या है, इन्फिनिट। नहीं, आप के बराबर सी बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी इस कंडीशन के लिए यूज ही नहीं कर सकते हो। अगर मैं मेटल फिल कर दूं दोनों प्लेट के बीच में, यूज ही नहीं कर पाओगे आप। यहां सी बराबर के एप्सिलॉन नॉट बाई डी बोलना गलत है, समझे? तो इसलिए इन्फिनिट बात गलत है, आंसर क्या आएगा 0। अब मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको कराने जा रहा हूं, देखेंगे आप। ए बी, इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए बी के बीच में कितना आएगा, समझे? मुझे पता है कि आप इसको भी बड़ा आसान क्वेश्चन सोचेंगे, जैसे पहले किया वैसे इसको करेंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बोलूँगा कि ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है पीछे वाले से, तो थोड़ा लॉजिकली सोच के आंसर दें। लॉजिकली कैसे सोचें कि ए बी के बीच में इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है कि यदि यहाँ बैटरी जोड़ दिया जाए, यानी ए को पॉजिटिव से बी को निगेटिव से जोड़ दिया जाए, तो जो चार्ज का फ्लो होगा वो किस प्रकार से होगा। अगर वो चार्ज सभी कैपेसिटर में सेम जाता है तो सारे के सारे किस में होते हैं, सीरीज में। और यदि चार्ज इस तरीके से जाता है कि उसमें कुछ कैपेसिटर ऐसे हैं जिनके अक्रॉस पोटेंशियल सेम है, तो वो जिनके अक्रॉस पोटेंशियल सेम होता है पैरेलल में कहलाते हैं। तो ये आपको खुद इसमें सोचना पड़ेगा इस वाले क्वेश्चन में अच्छे से। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस पर आपको बताऊंगा कि आंसर क्या आएगा। अभी आप इसको खुद से सॉल्व करें, मज़ा आएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है। ठीक है, बाय बाय।